Good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg. आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें आज हम नया टॉपिक लेकर के आए दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक, कि एक ब्रिक्स को बनाने के लिए उसकी कौन कौन से उसको स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अब एक ब्रिक्स को बनाने के लिए हम यहाँ पे बर्न क्ले ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 4 स्टेजेस से होके गुजरता है। पहला जो स्टेज होता है आपका क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है। स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। स्टेज 3 में हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। एंड स्टेज 4 में हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसा होता है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखी हुई है, जैसे कि अनसोलिंग, देन उसके बाद आता है डिगिंग, देन क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। ठीक है। तो इस स्टेज 1 में हमको ये प्रोसेस इन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। इनको सबको स्टडी करेंगे अच्छे से और आगे। ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले हो जाता है, हम क्या कर जाते हैं, मोल्डिंग के लिए जाते हैं। मोल्डिंग में हमारे पास 2 टाइप के अवेलेबल है, हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग। ठीक है। जो हाथ से किया हो जाता है मोल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, हैंड मोल्डिंग, और जो मशीन से किया जाता है उसको बोलते हैं मशीन मोल्डिंग। देन उसके बाद आता है आपका, देखो एक चीज़ और इसमें हमको ध्यान देना है, जो ये हैंड मोल्डिंग है इसको हम मैनुअल मोल्डिंग भी बोलते हैं, और मशीन मोल्डिंग को हम मैकेनिकल मोल्डिंग भी बोलते हैं। अब मैनुअल मोल्डिंग जो हैंड मोल्डिंग है, ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है ग्राउंड पे किया जाता है, दूसरा होता है टेबल्स के ऊपर किया जाता है। मशीन मोल्डिंग भी 2 टाइप का होता है, प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग एंड ड्राई क्ले मोल्डिंग। अब देखो, एक लाइन मैंने मार्क करके रखा है फॉर बेटर क्वालिटी। ये क्या है जो इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे ग्राउंड मोल्डिंग का सबसे कम होगा उसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू टेबल मोल्डिंग। देन अगर मैं कंपेयर करूँ टेबल मोल्डिंग को प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग से, तो प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग की जो क्वालिटी होगी क्या होगी, बेटर होगी। सबसे जो बेटर क्वालिटी का होगा वो होगा क्या होगा, हमारा जो भी मशीन से निकला ड्राई क्ले मोल्डिंग, ये सबसे बेटर क्वालिटी का हमको ब्रिक्स मिलता है। ठीक है। और आजकल जो भी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, ये ड्राई क्ले मोल्डिंग हम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है। अगर आप फ्लाइज ब्रिक्स की बात करें तो, बट आज भी बर्न क्ले ब्रिक्स बनाया जा रहा है। बर्न क्ले ब्रिक्स में क्या होता है, नॉर्मल जो भी पुराने टाइम का जो प्रोसेस था वही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा स्टेज होता है आपका ड्राइंग का। ये भी 2 टाइप का हो सकता है, नेचुरल ड्राइंग हो सकता है और आर्टिफिशियल ड्राइंग हो सकता है। नेचुरल ड्राइंग में हम सन के कांटेक्ट में ला करके इसको ओपन टू एटमॉस्फेयर करके उसको ड्राई करते हैं। और आपका जो आर्टिफिशियल ड्राइंग होता है उसके लिए हम हो सकता है कोई हम भट्टी वट्टी यूज़ करें उसको ड्राइंग करने के लिए। ठीक है। जैसे कि ओवन्स ओवन्स हो गए एक्सेट्रा, इस टाइप के कुछ। देन लास्ट प्रोसेस आपका स्टेज होता है बर्निंग का होता है। अब बर्निंग के लिए भी हमारे पास 2 टाइप के मेथड है। एक तो किल्न है और दूसरा आपका क्लैंप है। क्लैंप एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होता है, किल्न क्या होता है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। अब किल्न क्या होता है, जब हमको लार प्रोडक्शन में हमको कोई ब्रिक्स बनाना है तो हम किल्न का यूज़ करेंगे, ना कि क्लैंप का। ठीक है। क्यों ऐसा वो देखेंगे आगे। देन क्लीन भी आपका 2 टाइप में डिवाइड है, एक तो इंटरमीडिएट क्लीन है, दूसरा आपका कंटिन्यूस क्लीन है। अब इंटरमीडिएट क्लीन को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, ड्रॉट क्लीन एंड डाउन ड्रॉट क्लीन। और कंटिन्यूस क्लीन भी 3 टाइप के, आपका बोल्ट ट्रेंच, हॉफमैन्स एंड टनल। आपको इनके सबके नाम याद रखने हैं। ठीक है। और आपको मैं इसका कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा बस। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आपके प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ से। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ लूज सॉइल, मतलब कि इसको बोला जाता है अनसोलिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है अनसोलिंग, रिमूवल ऑफ लूज सॉइल को। ठीक है। सबसे पहले जहाँ से हम ईंट मिट्टी प्राप्त की जानी है वहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप की जो लेयर होती है वहाँ से लगभग 30 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, जो भी मिट्टी होती है उसको रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़। किसी तरह की उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। ठीक है। हो सकता है ये हार्ड एंड फास्ट है वैल्यू, ये कहीं कहीं आपको 15 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक को भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं आपको 30 सेंटीमीटर भी हम रिमूव करते हैं सॉइल्स को। ठीक है। ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी, और जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है ब्रिक्स का उनके ऊपर भी। ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका क्या, डिगिंग। ठीक है। अब इस विधि में अनसोलिंग के बाद जब मिट्टी की खुदाई की जाती है तो इन्हें क्या करते हैं, एक हिल के फॉर्म पे या फिर एक टीले के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसका जो हाइट होता है लगभग कितना होता है आपका, ये 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है, या किसी किसी बुक में आपको ये 60 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये हार्ड एंड फास्ट है ये सब वैल्यूज़। ठीक है। ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक।
तो डिगिंग का मतलब ये हो गया। देन उसके बाद आता है आपका डिगिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। स्प्रेडिंग करने के बाद क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग में क्या होता है, जब जो भी खोदी हुई मिट्टी होती है उसमें से हम क्या करते हैं, कंकर पत्थर, दैट इज कॉल्ड पेबल्स, या फिर स्टोन के पीसेस या चिप्स होते हैं, ठीक है, उन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारा जो क्ले है वो फाइन हो जाए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही ये फाइन हो जाता है हम क्या करते हैं, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। मतलब कि जो भी इकट्ठा की हुई मिट्टी है उसमें अगर हम कुछ समय तक पानी को मिक्स करके छोड़ देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, ये हो सकता है कुछ वीक्स के लिए भी हो सकता है, हम पानी डाल करके छोड़ दें। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका क्या, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। ब्लेंडिंग मतलब कि क्या, मतलब कि यदि ईंट मिट्टी में कोई भी कंटेंट की मात्रा अगर कम है, जैसे कि हम जानते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स दैट इज कॉल्ड सिलिका होता है, लाइम होता है, बहुत सारा। तो सलीम नाम याद रखो, सलीम से आपका क्या, ऐसे क्या हो गया आपका सिलिका है, एल से क्या हो गया आपका लाइम, सॉरी ए से क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम, एल से क्या हो गया लाइम, आई से क्या हो गया आपका आयरन ऑक्साइड, एम से क्या हो गया मैग्नीशियम, और सम कुछ एल्केलीज। अगर मान लो इसमें से किसी की प्रॉपर परसेंटेज कम है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग से उसको ऐड कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग। अब टेम्परिंग क्या होता है, अब वेदरिंग को ही मिट्टी को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, टेम्परिंग हम लोग बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स के थ्रू भी करते थे। ठीक है, बट आज के डेट में हम लोग टेम्परिंग का प्रोसेस हम लोग वो पग मिल में करते हैं। पग मिल यूज़ करने के कारण हम एक दिन में कम से कम 15 से 20 हज़ार ईंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 15 से 20 हज़ार ईंट के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले के टाइम पे उतना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे आपको कुछ देखो पिक्चर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे देखो सेविंग कर रहा है सॉइल्स की। ठीक है, सेविंग कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल का, उसको फाइन कर रहे हैं आपके। देन एक बंदा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे स्टोर करके रख रहा है मिट्टी को। और क्या कर रहा है एक बंदा, देखो इसमें वेदरिंग के लिए उसमें वाटर ऐड करके रख रहा है, और मिक्स करेगा वाटर, छोड़ देगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो क्या कर रहा है एक बंदा, नीडिंग कर रहा है। नीडिंग मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरह का टेम्परिंग प्रोसेस है नीडिंग भी। ठीक है, अब नीडिंग के टाइम पे ये जो बंदा पैर से कुचल रहा है, ये हो सकता है हम एनिमल्स के थ्रू पहले के टाइम पे करते थे, और आज के डेट में हमारे पास पग मिल आ गया है। ठीक है, बट बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो भी छोटे लेवल्स पे इसका प्रिपरेशन करते हैं ब्रिक्स का, तो वो लोग पग मिल अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस तरह से प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, देन जैसे ही इसमें हम नीडिंग करते हैं वाटर मिला करके, इसको क्या करते हैं, इसको कैनवास के थ्रू ढक देते हैं और इसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका, एक देखो टीला दिख रहा है यहाँ पे आपका मिट्टी का। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मड्स है, वही क्लेज है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग में मैंने बताया दो टाइप का होता है, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। ठीक है, ठीक है, अब मोल्डिंग बताने की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाथ से किए जाने वाले मोल्डिंग को क्या बोलते हैं, हैंड मोल्डिंग। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका ग्राउंड मोल्डिंग, दूसरा होता है आपका टेबल मोल्डिंग। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली, जैसे कि एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, ये आदमी देखो क्या कर रहा है, ग्राउंड्स पे बैठ करके एक मोल्ड लिया हुआ है, जो कि एक स्टील का मोल्ड दिख रहा है। स्टील के मोल्ड में क्या कर रहा है, ये जो प्रिपेयर करके हमने क्ले रखा हुआ है, इसको क्या करेगा, इसमें फिल करेगा, और फिल करने के बाद डायरेक्टली ग्राउंड पे इसको क्या करता है, ऐसे बिछाते हुए जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, एक लाइन ऐसे बिछाते हुए जाएगा और क्या करेगा, इसको यहाँ पे रखते हुए जाएगा। ये हो गया आपका हैंड मोल्डिंग। अगर मशीन मोल्डिंग करना है, ठीक है, मशीन मोल्डिंग क्या, ये देखो ये जो मोल्डिंग हो रहा है ये एक तरह का ड्राई मोल्डिंग है ना। इस मशीन में हम ड्राई मोल्डिंग का प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मशीन मोल्डिंग्स। ठीक है, अब इसमें जो हम मोल्ड्स यूज़ करते हैं ये दो टाइप का होता है, एक तो वुडन मोल्ड होता है। ठीक है, जो कि शीशम की लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, अ, अगर हमको लार्ज प्रोडक्शन में अगर हमको ईंट बनाने हैं या ब्रिक्स बनाने हैं तो हम वुडन ब्लॉक्स का, ये वुडन का जो भी मोल्ड होता है हम ये यूज़ नहीं करते। इसके कंपैरिजन में हम लोग स्टील का मोल्ड यूज़ करते हैं। स्टील के मोल्ड में क्या होता है आपका, ये इसके जो थिकनेस होती है स्टील की वो लगभग 6 mm के आसपास होती है, या फिर 6 mm के प्लेट से बनाई जाती है। अगर हमको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, स्टील मोल्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी मोल्ड्स खरीदेंगे तो याद रखेंगे लगभग 8 to 12% उसकी जो साइज़ हो, आपके जो नॉर्मल, जो भी आपको नॉमिनल साइज़ आपके ब्रिक्स है उसे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका क्या, ड्राइंग का प्रोसेस। ठीक है, ड्राइंग का प्रोसेस। अब ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है ये समझते हैं। अगर ईंटों को बर्न करने से पहले
अगर प्रॉपरली ड्राई किया जाए और जब ईंट को सुखाया जाए तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट लगभग 2% से भी कम हो जाता है, या फिर उससे कम ना हो जाए। इसके लिए हम लोग दो मेथड्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास है, देखो, एक तो नेचुरल मेथड होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, हम डायरेक्टली ओपन टू एटमॉस्फेयर रखते हैं किसको, ईट्स को, ठीक है। और लगभग इसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 3 से 10 दिन का होता है नेचुरल प्रोसेस में इसको सुखाने का। अगर आर्टिफिशियल प्रोसेस की मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम किसी भट्टे का यूज़ कर सकते हैं। भट्टे में क्या होता है, लगभग उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो 1 से 3 दिन का लगता है, ठीक है। दो टाइप का ये प्रोसेस हो गया। अगर हमको लार्ज स्केल में करना है प्रोडक्शन तो हम आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज़ करेंगे, बट ये आजकल आपको गाँव साइड आ जाओगे तो आपको नेचुरल प्रोसेस भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट है आपका, देखो क्या है, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग भी दो तरह कैसे होता है, कौन कौन सा, ठीक है। ये होता है आपका क्लैम बर्निंग होता है और दूसरा क्लीन बर्निंग होता है, ठीक है। टेम्परेचर 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। क्लैम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पजावा बोलते हैं नॉर्मली लोकली इलाके में, और जो क्लीन होता है उसको हम भट्टा बोलते हैं, ठीक है। क्लैम क्या होता है, एक तरह का टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होता है, जबकि क्लीन क्या आपका एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स है। क्लैम्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम कोई स्मॉल क्वांटिटी में हमको कोई डिमांड फुलफ़िल करना है, या फिर हम कोई स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, या फिर हमारी लागत उतनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्लैम्प यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमको लार्ज अमाउंट में हमको प्रोडक्शन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्लीन का यूज़ करेंगे, इसकी लागत ज़्यादा आती है, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड किया गया है। देखो क्या बोल रहा है, क्लैम्प क्या है, एक इकोनॉमिकल है और इजी प्रोसेस है। और क्या बोल रहा है, देखो, बट द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन्ड इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज नो कंट्रोल ओवर बर्निंग। देखो क्लैंप में क्या होता है, हम इसमें जो भी बर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हम हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता मतलब कि कभी कभी हो सकता है आपको ब्रिक्स ओवर बर्न मिले, तो ओवर बर्न मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको लार्ज स्केल में प्रेफर नहीं करते, ठीक है। इसमें जो बर्निंग का टाइम होता है लगभग 2 to 3 वीक्स हो सकता है, और कूलिंग जो होता है वो 2 to 3 वीक्स हो सकता है, ठीक है। ये उसका कुछ प्लान है। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से कोई इसका तैयार किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक लेयर फ्यूल का रखते हैं, दूसरा लेयर ब्रिक का रखते हैं। 62 सेंटीमीटर आपका ब्रिक्स का लेयर होता है, देन उसके बाद अगेन एक फ्यूल का लेयर रखते हैं, ब्रिक का लेयर एंड फ्यूल का लेयर एंड ब्रिक का लेयर। और देन उसको क्या करते हैं, एक अर्थ के द्वारा, अर्थ मटेरियल के द्वारा या फिर मिट्टी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पार्ट दिया जाता है। इसकी जो डेप्थ होती है कितनी होती है, 3.4 मीटर होता है, और ये 15 डिग्री के इंक्लाइंड एंगल्स पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो क्या है, क्लीन। अब क्लीन भी दो टाइप का होता है, जैसे मैंने बताया, कौन कौन सा, इंटरमीडिएट क्लीन और कंटिन्यूस क्लीन। इंटरमीडिएट क्लीन मतलब इन दिस टाइप ऑफ क्लीन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, बर्निंग जिसको हम फायरिंग बोल रहे हैं, अनलोडिंग, ठीक है, एंड कूलिंग। ये क्या होता है, एक के बाद एक होता है, डन बाई वन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो इसमें, इन दिस क्लीन द ऑपरेशन ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक इज़ नॉट कंटिन्यूस, मतलब कि जो भी बर्निंग प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। और कंटिन्यूस क्लीन में क्या होता है, जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो, सो लोडिंग, प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग्स आर कैरिड आउट कंटिन्यूसली, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट क्लीन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से, अनड्राउट क्लीन, दूसरा होता है डाउन ड्राउट क्लीन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, अप ड्राउट क्लीन में क्या होता है, देयर विल बी नो परमानेंट रूफ एंड हॉट गैसेस विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, ठीक है। एंड द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन्ड इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसमें जो भी गैसेस होती हैं वो कैसे मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और उसमें कोई भी परमानेंट रूफ नहीं होता। तो इसका एक पिक्चर्स देखते हैं अप डाउन का, ठीक है। देखो यहाँ से आपका एक हीट निकल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और देन यहाँ से एक चिमनी के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। सेकंड है आपका, देखो क्या बोल रहा है, डाउन ड्रॉट क्लीन। इसमें क्या होता है, परमानेंट रूफ हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें एक सेंट्रल चिमनी भी लगा होता है, ठीक है। और जो भी चिमनी से जो गैस निकलता है उसको हम वापस भेज देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर दी प्रॉपर बर्निंग। इससे क्या होता है, जो भी हमको क्वालिटी भी बेटर मिल रही है, साथ में जो भी हमको बर्निंग के लिए हमको एक्स्ट्रा जो फ्यूल रिक्वायर्ड है वो कम लगेगा, मतलब कि कुल मिला के कॉस्ट भी कम निकल के आएगा, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका डाउन ड्रॉट क्लीन। इसमें क्या हो रहा है, जो भी यहाँ से आपका गैसेस निकल रही है, कहाँ से, यहाँ से जो भी गैसेस निकल रही है इसको वापस हम क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं, ठीक है। ये भी इस गैस, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन ड्रॉट क्लीन।
बात कर लेते हैं कंटिन्यूस क्लीन की। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूस क्लीन भी 3 टाइप का होता है, बुल ट्रांस क्लीन, हॉफमैन्स क्लीन एंड टनल क्लीन। ठीक है, कंटिन्यूस क्लींस ये हो गया आपका एक बुल ट्रांस क्लीन, ये हो गया हॉफमैन क्लींस। अब देखो बुल ट्रांस क्लींस की जो लागत आती है लगभग 3 से 12 लाख रुपए इसकी लागत होती है। ठीक है, और जो हॉफमैन क्लीन होती है लगभग ये एक सेशन में आपका, सॉरी मैं गलत बता दिया, हम इसमें जो बर्निंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, किसमें बुल ट्रेंच क्लीन में लगभग ये आता है, लगभग ये 3 लाख रुपए आता है लगभग 12 दिन का। ठीक है, और जो हॉफमैन क्लीन्स होता है इसमें एक सीजन में हम लोग 40 लाख रुपए तक इसकी बर्निंग कैपेसिटी होती है। ठीक, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछ। बुल ट्रेंच क्लीन में क्या होता है, हम मानसून के सेशन के बाद इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, इसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ वर्किंग होती है। बट ये जो हॉफमैन क्लीन्स होता है ये साल भर हम कंटिन्यूस इसको चला सकते हैं, फिर चलता रहता है। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बात करूँ तो जो बुल ट्रेंच क्लीन होता है इसमें जो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है ईंधन का। ठीक है, बट हॉफमैन क्लीन्स में क्या है, जो आपका ईंधन का खर्चा है बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग स्पेस की बात करूं तो जो बुल ट्रेंच क्लीन है इसमें जो ईंट को सुखाने के लिए सबसे ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वही हॉफमैन क्लीन की मैं बात करूं तो हॉफमैन क्लीन में क्या होता है आपका, इसमें ईंट को सुखाने के लिए हमको कम स्पेस की आवश्यकता होती है। अगर मैं इसकी इनिशियल कॉस्ट की बात करूँ कि इसकी बुल ट्रेंच क्लीन की, तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और और सॉरी इसकी बहुत कम होती है, और हॉफमैन क्लीन की जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो इसकी लागत कम होने के कारण ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, मतलब कि लोगों को पसंद आता है। ठीक है, बट इसकी लागत ज़्यादा होने के कारण इसकी जो पॉपुलैरिटी है कम है। ठीक है, अगर हम क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो इसमें जो आपका बुल ट्रेंच क्लीन है इसमें जो अच्छी किस्म की ब्रिक्स कम मात्रा में हमको प्राप्त होती है। अगर मैं वही हॉफमैन क्लेंस की बात करूं, मतलब कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की यहाँ पे बात चल रही है, अच्छी किस्म की हमको इसमें ब्रिक्स मिलती है, किसमें, हॉफमैन्स क्लेंस में। ठीक है, अगर सुटेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो यदि ब्रिक मानसून सेशन में आवश्यक नहीं है तो हम इस भट्टों का उपयोग ला सकते हैं। ठीक है, यदि ईंटें साल भर निरंतर हमको चाहिए, प्रोडक्शन कंटिन्यूस चाहिए, तो हम हॉफमैन क्लेंस को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, क्लींस। ठीक है, इसके बाद एक और आपका क्या, टनल क्लींस। ये आपका 3 जोन में होता है टनल क्लीन। ठीक है, 3 जोन में क्या क्या जोन में होता है, जो पहला जोन होता है लोडिंग के बाद, दैट इज कॉल्ड प्री हीटिंग जोन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या आता है, बर्निंग जोन। तीसरा जो होता है आपका क्लीनिंग कूलिंग जोन, एंड देन उसके बाद क्या होता है, अनलोडिंग होता है। ठीक है, ये जो टनल की क्लीन मेथड है ये सूटेबल है फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी अनइकोनॉमिकल। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, टनल क्लीन। अगर क्लैंप और क्लीन में अगर डिस्कस कर लूँ कि अगर कोई कल को पूछे क्लैंप और क्लीन में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर उसको कंपेयर करो, तो कैसे करेंगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी की बात की जाए क्लैंप्स की, ठीक है, तो क्लैंप में एक बार में लगभग 20,000 से 1 लाख हम ब्रिक्स को पका सकते हैं। अगर क्लीन की बात करो तो एवरेज पर डे 25,000 हम ईंटों को बर्न की जा सकती है क्लीन में। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बात करूँ क्लैंप में, तो लो है। क्लैंप में क्या है, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है, लो है, क्योंकि लोकल बर्निंग मटेरियल जैसे कि ग्रास या फिर काऊ डंग ये आदि हम उपयोग में ला सकते हैं। और जो क्लीन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो हाई है। क्यों, क्योंकि इसमें हम कोयला उपयोग में कर लाते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल कॉस्ट की बात की जाए तो क्लैंप का जो इनिशियल कॉस्ट है लगभग कम होता है अगर कंपेयर करें क्लीन से। और क्लीन की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो क्लेम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होता है, और क्लीन क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो सकता है या होता है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की बात की जाए तो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स क्या है, फर्स्ट जो भी हमको क्लैंप में फर्स्ट क्लास ब्रिक्स लगभग 60% ही प्राप्त होता है। और जो क्लीन होता है लगभग इसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हमको जो मिलती है लगभग 80 से 90% होती है। ठीक है, अगर फायर कंट्रोल की बात की जाए तो इसमें क्या है, कोई क्लैंप में जैसे कि हमने बात की थी, कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता फायर के ऊपर, बर्निंग के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स अच्छी क्वालिटी में हमको नहीं मिलते। बट क्लीन में क्या होता है, आपको जो भी
बर्निंग होती है, फायर कंट्रोल होता है, वो प्रॉपर होता है। ठीक है, इस कारण इसकी जो हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो मिल रहा है लगभग 80 to 90% मिल रहा है। सूटेबिलिटी की बात की जाए तो क्लैम्प में यदि ईंटों को बहुत कम मात्रा में हमको बनाना होता है तो क्लैम्प का भी अपन उपयोग कर सकते हैं, बट अगर हमको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना है तो हम क्लेन का उपयोग करेंगे। अगर मैं सुपरविज़न का बात करूं तो जो भी क्लैंप होता है, क्लैंप में हमको स्किल सुपरविज़न की लगभग आवश्यकता नहीं होती उतने, बट जो क्लीन होता है हमको इसमें एक स्किल सुपरविज़न की आवश्यकता होती है। ठीक है, टाइम बर्निंग एंड कूलिंग पीरियड की अगर बात करें तो क्लैंप में क्या होता है, इसमें बर्निंग एंड कूलिंग पीरियड लगभग 2 से 6 महीने तक के बीच भी हो सकता है। और जो क्लीन होता है इसमें ईंट को पकने में लगभग 24 घंटे या फिर ठंडे होने में लगभग 12 दिन लग जाते हैं। तो ये कुछ इसका प्रोसेस हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का। देन इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, हालांकि मैंने टेस्टिंग तो बता ही चुका था कि क्या क्या हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि दो ब्रिक्स को आपस में टकरा के देख सकते हैं, उसके रिंगिंग साउंड्स को देख सकते हैं, उसके शार्प एजेस हैं कि नहीं है वो देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम उसके साइज को चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, देन हम उसके बाद उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी साइट में चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके टेस्ट थे। ठीक है, बट उसको और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। कोई डाउट होने पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।